हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारतीय न्याय संहिता का एक नया टॉपिक जो कि है आपका चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस। और मैं एक सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा जिससे आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएँ और एग्ज़ाम में लिख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस डील करता है फ्रॉम सेक्शन 14 टू सेक्शन 44। ये होते हैं आपके जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है। और इसमें डिफरेंट एक्सेप्शंस है जिसमें एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्ट ऑफ जजमेंट एक्टिंग जुडिशली, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट एंड ऑर्डर, ठीक है। आज हम कुछ खास स्टार्टिंग के करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको आने वाले सेक्शंस भी कराऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन 14 को, ठीक है। सेक्शन 14 है आपका नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब ये तो आपका पूरा बेयर एक्ट है, ठीक है। अब हम अगर इसको सिंपल वे में समझें तो ये है कि कोई भी एक्ट एक ऑफेंस नहीं होता अगर वो किसी भी ऐसे पर्सन के द्वारा किया गया है जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब उसको लगा कि ऐसा है, ठीक है। एक्चुअल में हो चाहे ना हो, पर उसको लगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वैसा फैक्ट उसको मिस्टेकन ऑफ बिलीफ हुआ, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट था कि, और वो जो मिस्टेक हुई उससे गुड फेथ में, ये नहीं कि उसने कुछ नेगेटिव या फिर कुछ नेगेटिव सोच के किया, उसको लगा कि यही होगा, ठीक है। तो उस एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब इसमें सेम चीज लिखिए, देखिए, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ। गुड फेथ मतलब क्या है? सही, मतलब कोई उसकी जो सोच थी वो नेगेटिव नहीं थी, गुड फेथ में किया। बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, और उसको लगा कि लॉ के अकॉर्डिंग उसको ऐसा करना ही था। अब इसका एग्जाम्पल अभी मैं बताता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक सोल्जर ने एक मॉब पे फायर कर दिया गोलियों से, ठीक है, और उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसको ऑर्डर दिया था कि इन लोगों पे फायर कर दो, बट जो सुपीरियर था उसकी नेगेटिव इंटेंशन थी, ठीक है। सुपीरियर की नेगेटिव इंटेंशन थी, सोल्जर की यहाँ नेगेटिव इंटेंशन नहीं थी। अब सोल्जर पे यहाँ कोई भी केस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि वो तो अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहा था, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग यही कहता है कि आर्मी में अगर आपका सुपीरियर कोई कमांड कर रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको अगर देखिए शॉर्ट में समझे, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, ठीक है। यहाँ सोल्जर भी यही सोच रहा था कि मेरा तो ऐसा करना कर्तव्य है, ठीक है। अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट बीइंग ऑर्डर बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई अरेस्ट जेड, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। मतलब अब ऐसे समझिए, ए है एक पिक्चर में और वाई है और जेड है, ठीक है। अब ए को एक कोर्ट का ऑफिसर था, इसको कहा गया कि आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको वाई को अरेस्ट करना है। अब वो गया वाई के पास, बट उसको जेड मिल गया और उसको लगा कि जेड ही वाई है, तो उसने जेड को अरेस्ट कर लिया। अब ऐसे में ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ए पे कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया क्योंकि उसको लगा कि वाई ही जेड ही वाई है, बट एक्चुअल में कोर्ट ने ऑर्डर किया था वाई को अरेस्ट करने को, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऑफेंस नहीं होगा, ये जनरल एक्सेप्शंस के तहत आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट समझते हैं सेक्शन 15। Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given by law। अब इसका मतलब है कि एक कोर्ट है और उसमें क्या हुआ कि जज के सामने कुछ एविडेंस प्रेजेंट किए गए, ठीक है। पिटिशनर और डिफेंडेंट के लॉयर ने कुछ ऐसे एविडेंस प्रेजेंट किए कि इससे साबित हो गया कि पिटिशनर जो है इसने एक क्राइम किया है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जज ने क्या हुआ, जुडिशियल अथॉरिटी के तहत एक्ट करते हुए, ये इंपॉर्टेंट है, जुडिशली याद रखना कि जज ने जुडिशली एक्ट किया है और गुड फेथ में उस जज ने पिटिशनर पे कुछ इम्पोज कर दिया, ठीक है। और मतलब क्या इम्पोज किया, उसको कोई पनिशमेंट दे दी या फिर फाइन दे दिया। तो यहाँ पे कल को अगर हायर कोर्ट में जाएगा, उसकी अपील जाएगी, तो ये नहीं है कि ऊपर वाली हायर कोर्ट कहेगी कि जज ने कैसे पिटिशनर को आपने पनिशमेंट इम्पोज कर दी, ये उसने जुडिशली एक्ट किया था और ऐसे एविडेंस प्रेजेंट किए गए थे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट जिसके तहत ये प्रूव हो गया था कि पिटिशनर ने ही वो ऑफेंस किया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई जज पे
जज यहाँ पे एक्सेप्शन मिलती है, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, ठीक है, ये याद हो गया। पहला आपका कौन सा हो गया, पहला तो देखिए आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, MOF ऐसे याद रखना, ठीक है, और 14 है ये, और 15 है आपका जुडिशियली वाला, ठीक है। MJ मतलब माइकल जैक्सन से याद रखना, माइकल पहले होगा और जैक्सन बाद में, जैक्सन में जुडिशियल हो गया, 15वां पे जैक्सन आ गया, ठीक है। अब मैं आगे आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहता हूँ जिससे आपको ये सेक्शंस के साथ एक अपने दिमाग में आपका एक प्रिंट छप जाए ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स से, ठीक है। अब से 16th है आपका, या बेयर एक्ट अपना देख पा रहे होंगे, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन परसुएंस ऑफ which is warranted by the judgment or order of a court if done whilst a judgment or order remains in force is an offense notwithstanding the court may have had a jurisdiction to pass such judgment or order provided the person during the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। सपोज एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को क्या हुआ कि कोर्ट ने एक सर्च वारंट दिया कि भाई आपको इस घर में जाना है और आपको इलीगल सब्सटेंस सर्च करना है। तो पुलिस गई और वहां पे सर्च वारंट के तहत उसने दिखाया और घर में सर्च कर लिया। अब बाद में क्या पता चला कि कोर्ट के पास तो उसका कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था, वो आउट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन उसने एक्ट करके वारंट प्रोड्यूस कर दिया पुलिस को और पुलिस ने सर्च भी कर दिया। अब बाद में अगर कोई इंसान ये कह दे कि पुलिस वाले ने तो क्राइम किया है, एक वारंट के जो ऐसे वारंट पे एक्ट किया जो कि जिसकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी, तो ये कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस ने क्या है, कोर्ट की आपका एक वो बाउंड था कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत, और उसने एक गुड फेथ में ये सोच के कि वारंट जो है वैलिड है उसने एक्ट किया। तो इसको शॉर्ट में समझ जाइए, एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16। अब उसके बाद परसुएंट टू जजमेंट, ठीक है, पहला आपका माइकल जैक्सन हो गया, फिर पी से PJ ऐसे याद रखना, आपका 14 से माइकल है, 15 से आपका जैक्सन है P से, और फिर उसके बाद 16 P है और 17वां J है। अब J से 17वें में क्या है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये देखिए 17वें पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it। अब इसका ये है act done by person justified और by mistake of fact believing himself to be justified by law। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका बेयर एक्ट में दिया है, इसमें लिखा है कि A ने Z को देखा ऐसा एक्ट करते हुए जो कि उसको लगा, अपीयर्स है, देखिए अपीयर्स टू बी अ मर्डर। फिर ए ने क्या किया, इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ, यहाँ पे गुड फेथ होना जरूरी है, ऑफ द पावर विच लॉ गिव्स टू ऑल पर्सन्स ऑफ एप्रीहेंडिंग द मर्डरर्स, मतलब लॉ ने सबको ये पावर दे रखी है कि मर्डरर्स को एप्रीहेंड कर लिया जाए, ठीक है। जेड को पकड़ लिया और इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटी, जेड को पकड़ लिया इसलिए कि वो प्रॉपर अथॉरिटीज के सामने उसको जेड को प्रोड्यूस कर सके। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, अब इसमें ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ए जो है सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, अब उसने बी को देखा स्टोर से भागते हुए, अब स्टोर से भागते हुए कुछ आइटम्स के साथ, ठीक है, जो कि उसको जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको लगा कि यार इसने ना इलीगली एज थेफ्ट एक्ट करते हुए लेके भाग रहा है, अब उसने पकड़ लिया। अब बाद में ये साबित हुआ कि बी ने एक्चुअल में वो सामान खरीदा था और वो किसी जल्दी के कारण स्टोर से भाग रहा था, तो ऐसे में क्या होगा कि सिक्योरिटी गार्ड पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो एक मिस्टेक ऑफ बिलीफ था और उसने जो एक्ट किया था वो गुड फेथ में किया था, ठीक है। तो इस वजह से 17 हो गया अब आपका, ठीक है। अब हो गया आपका MJPJ, समझ गए आप, M से मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, J से आपका जजमेंट वाला हो गया, फिर P से आपका परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट हो गया, फिर J से आपका जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका चारों चीज़ें मैं आपको साथ के साथ इनके शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, 14, 15, 16, 17 ये 4 हो चुके हैं अभी तक आपके। अब हम 18वां डिस्कस करते हैं। अब 18वां है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और बाय मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and attention। अब याद रखना कितना लॉफुल है, देखिए इसमें लॉफुल एक्ट भी होना चाहिए, लॉफुल मैनर में भी होना चाहिए, लॉफुल मीन्स में होना चाहिए, प्रॉपर केयर एंड कॉशन होना चाहिए। अब ऐसे याद रखिए, एक्ट हो गया,
मैनर हो गया और AMM हो गया, ठीक है, और उसके बाद MP हो गया, AMP हो गया, मतलब आपका लॉफुल एक्ट हो जाएगा, फिर मैनर हो जाएगा, लॉफुल हो गया, और लॉफुल मीन्स हो गया, P से आपका प्रॉपर केयर हो गया और कॉशन हो गया। तो ऐसे याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद रह जाएंगी, AMP, ठीक है, बहुत आसान है, देखिए कोई डिफिकल्ट नहीं है याद करना, बस आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना है। अब एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, इसमें छोटी सी मतलब ये आपको शॉर्ट में इसका है, ठीक है, ये बेयर एक्ट में दिया हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल है जो कि बेयर एक्ट में दिया है कि वो है कि A is at work with a hatchet, the head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of his act is excusable and not an offense. अब इसके पहले इलस्ट्रेशन को समझिए, फिर मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन दूंगा जिससे और क्लियर हो जाएगा। एक ए के पास एक क्या है, हथौड़ी है, हथौड़ा या कुल्हाड़ी कह लीजिए। फिर उसने क्या किया, वो कुछ काम कर रहा था, लकड़ी काट रहा था सपोज। अब क्या हुआ कि वो काटते काटते उसने इतना तेज काटा कि ये जो उसका हेड है छिटक के बी के सर पे लग गया और इससे बी की मौत हो गई। अब अगर उस काम में प्रॉपर केयर और अटेंशन उसने की थी फिर भी, और वो एक्ट जो है लकड़ी काटने का लॉफुल था और फिर भी बी की मौत हो गई, तो यहाँ पे ए को कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा कि ए ने कोई ऑफेंस किया। कैसे? क्योंकि लॉफुल एक्ट भी था, देखिए लॉफुल मीन्स से था, लॉफुल केयर भी, लेकिन और उसने प्रॉपर केयर और कॉशन भी अप्लाई की थी। बट अगर उसने प्रॉपर केयर और कॉशन नहीं की होती ना, तो ए को एकदम से अच्छे से नप जाता और ए को जेल के अंदर जाना पड़ता, जेल की रोटी खानी पड़ती, जेल का पानी पीना पड़ता। ठीक है, ये तो हो गई इलस्ट्रेशन आपका जो बेयर एक्ट में है। अब मैं अपना एक इलस्ट्रेशन बताता हूँ, ठीक है। अब सपोज ये है रोड आपकी और एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा है, ये थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब है, आप समझ लेना इसको, गाड़ियाँ, ठीक है। अब गाड़ी लेके जा रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एक बच्चा आ जाता है। अब बच्चा आता है और ये सबसे बड़ी बात ग्रीन सिग्नल था, ठीक है, ग्रीन सिग्नल था, गाड़ी जा रही थी, लेकिन बच्चा आया अचानक से। और क्या हुआ कि इस गाड़ी ड्राइवर ने ब्रेक भी मारा, लेकिन फिर भी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अब आप बताइए, क्या यहाँ पे बच्चे का जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए ड्राइवर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा? नहीं। बट अगर आप इंडिया में हो तो आप ठहराए जाएंगे, क्योंकि आपने क्यों नहीं देखा, ये एक लॉजिकल। लेकिन इस बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या है कि ड्राइवर ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो लॉफुल मीन्स मतलब सिग्नल ग्रीन था, तब वो गाड़ी चला रहा था, उसने इमीडिएट ब्रेक्स भी अप्लाई किए, लेकिन फिर भी स्पीड इतनी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा थी कि इम्पैक्ट उसके बच्चे तक थोड़ा सा आ चुका था। तो इस वजह से बच्चे का जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए ड्राइवर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा एज पर दिस सेक्शन, जो कि है सेक्शन 18, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कितने सेक्शन, ये 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। ये हमारे 5 सेक्शंस हो चुके हैं अभी तक। अब अगर हम रिवाइज करें तो क्या क्या मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, आपको याद है? अब ये हैं सेक्शंस वो 14, 15, 16, 17, 18, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, याद रखिए, MJ PJ LA में डांस करते हैं, ठीक है, याद रखना LA में। 17, 18 आपका LA हो जाएगा, लॉस एंजलिस वाला LA नहीं, जस्टिफिकेशन बाय लॉ, और A से एक्सीडेंट्स और मिसफॉर्चून, ठीक है, याद हो गया आपको, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, फिर उसके बाद जज की बात हो गई, फिर उसके बाद परस्यूएंट टू द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट हो गया, जे से आपका हो गया जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ, जिसमें मैंने गार्ड की बात की आपसे, LA की बात करी तो मतलब LA का मतलब जस्टिफिकेशन बाय लॉ, और A से आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। ये 5 सेक्शंस हमने आज किए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपका कमेंट के थ्रू आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी डाउट है तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आगे के सेक्शंस जो कि आपके 5 होंगे, और मैं आपको पार्ट में दे रहा हूं क्योंकि एक वीडियो नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। आपके फिर से 5 सेक्शंस करेंगे हम, जो कि होंगे आपके 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 सेक्शंस करेंगे और मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के तहत आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप अच्छे से समझ भी सकें और एग्जाम में लिख भी सकें। तो गाइज, अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उस वीडियो जो कि पार्ट 2 होगी इन जनरल एक्सेप्शंस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।